वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी चलन, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। पूंजी चलन या पूंजी का प्रवाह का मतलब है एक देश से दूसरे देश को पूंजी का बाह्य प्रवाह होना या पूंजी का अंतर प्रवाह होना। यानी कि जब एक देश से दूसरे देश को पूंजी जाती है तो उसको हम बाह्य प्रवाह कहते हैं, और जब दूसरे देश से एक देश में पूंजी आती है तो उसको अंतर प्रवाह कहते हैं। इसी को हम कैपिटल मूवमेंट के रूप में जानते हैं। यानी कि यह देशों के बीच उधार लेने और उधार देने से संबंधित है, परंतु पूंजी चलनों का संबंध देशों के बीच निर्यात और आयात के लिए भुगतानों या वस्तुओं की गतियों से संबंधित है। अब ये जो कैपिटल मूवमेंट्स हैं या पूंजी चलन हैं वह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो इनका वर्गीकरण है वह है सरकारी और गैर सरकारी। फिर गैर सरकारी जो पूंजी चलन है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, और वह है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। और फिर दीर्घकालीन पूंजी चलन जो होते हैं वह भी दो तरह के होते हैं, उनमें एक पोर्टफोलियो और दूसरा प्रत्यक्ष निवेश। अब इन सबका हम जो है बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सरकारी पूंजी चलन, ऑफिशियल कैपिटल मूवमेंट्स। सरकारी पूंजी चलन का जो आशय है वह सरकारों के बीच उधार देना और उधार लेना इससे संबंधित होता है। ये सीधे सरकार के नियंत्रण में होते हैं और इनका संचालन देश के मौद्रिक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जैसे कि केंद्रीय बैंक के द्वारा। सरकारी पूंजी चलनों में द्विपक्षीय नरम और कठोर ऋण, बहुपक्षीय ऋण और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, IDM आदि के द्वारा ऋण जो होते हैं वो इनमें शामिल होते हैं। और इसमें जो ऋण आते हैं वो टाइड और अनटाइड दोनों तरह के होते हैं, यानी कि बद्ध और अबद्ध दोनों प्रकार के कर्जे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा हम लेते हैं गैर सरकारी पूंजी चलन, नॉन ऑफिशियल कैपिटल मूवमेंट्स। नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि ये निजी पूंजी चलन है जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विदेशों से उधार लेने और उधार देने से संबंधित होते हैं। निजी पूंजी प्रायः उधार लेने वाले देश के केंद्रीय बैंक या सरकार के द्वारा इनकी गारंटी दी हुई होती है, और निजी पूंजी चलन जो होते हैं ये लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अब जो गैर सरकारी पूंजी चलन है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अल्पकालीन पूंजी चलन और दूसरा दीर्घकालीन पूंजी चलन। तो पहले हम लेते हैं अल्पकालीन पूंजी चलन, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स कहते हैं। अल्पकालीन जो पूंजी चलन है वह एक वर्ष से कम अवधि की अल्पकालीन पूंजीगत परिसंपत्तियों से होता है। अल्पकालीन पूंजी चलन करेंसी, मांग जमाओ, विनिमय पत्रों, कॉमर्शियल पेपर, खजाना बिलों यानी कि ट्रेजरी बिल आदि द्वारा होते हैं। ये देशों के केंद्रीय बैंक और कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा यानी कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरा है दीर्घकालीन पूंजी चलन। ये एक वर्ष से अधिक की अवधि की पूंजीगत परिसंपत्तियों के चलन होते हैं। इनमें बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर, स्टॉक, बैंकों द्वारा सावधि कर्जे यानी कि टाइम कर्जे आदि शामिल होते हैं। अब दीर्घकालीन जो पूंजी चलन है उसको हम आगे फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, और वो पहला है पोर्टफोलियो निवेश। इनमें
किसी अन्य देश की हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां यानी कि ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, कंपनियों के शेयर, ऋण पत्र आदि शामिल होते हैं। परंतु शेयर और ऋण पत्र खरीदने वालों का कंपनी पर कोई अधिकार नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको केवल लाभांश या ब्याज ही प्राप्त होता है। इनको जब निजी निवेशक और संस्थाएं खरीदते हैं तो पूंजी का दूसरे देश को प्रभाव होता है, और जब वे उन्हें उसी देश में बेच देते हैं तो उस देश से पूंजी का बाह्य प्रभाव होता है। ये अप्रत्यक्ष निवेश भी कहलाते हैं। अब दूसरा है इसमें प्रत्यक्ष निवेश यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष निवेश जो है वो कई रूपों का हो सकता है। पूंजी आयातकारी देश में निवेशक देश की कंपनी की जो है एक कोई ब्रांच खोली जा सकती है, उस ऐसे व्यापार संस्था की कोई स्थापना की जा सकती है जिसमें निवेशक की कंपनी का अधिक हिस्सा हो। पूंजी आयातकारी देश में ऐसी कंपनी खोलना जिसका पूर्ण रूप से फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो निवेशक देश में स्थित मूल कंपनी करे। दूसरे देश में कार्य करने के विशेष उद्देश्य से निवेशक देश में निगम की स्थापना करना, या निवेशक देश के नागरिकों द्वारा दूसरे देश में स्थिर परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ऐसी कंपनियां या संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि MNCs कहलाती हैं। अब हम जो है लेते हैं अल्पकालीन पूंजी चलन और दीर्घकालीन पूंजी चलन को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। अल्पकालीन पूंजी चलन जो है उनका संबंध 1 वर्ष से कम की अवधि के उधार पत्रों से होता है। ये चलन एक देश के निवासियों से अन्य देश के निवासियों के दावों में परिवर्तन या देश के निवासियों की विदेश के निवासियों को लायबिलिटीज़ में परिवर्तन द्वारा होते हैं। देश के निवासियों से एक देश के जो निवासी है उनका यहाँ पर आशय है सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, अन्य प्रकार के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय मध्यस्थ, सटोरिये, औद्योगिक और व्यापारिक फर्में आदि से है। अल्पकालीन पूंजी चलनों में केंद्रीय बैंक के जमा खाते, व्यापारिक बैंकों के जमा खाते, हुंडियाँ, ओवरड्राफ्ट, बैंक नोट, इनको शामिल किया जाता है। और ये अनेक प्रकार से, कई प्रकार से देश की मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब इनका क्या प्रभाव होता है, इनका क्या मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव होता है, उनको हम लेते हैं कि किस तरह से अल्पकालीन पूंजी चलन मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है मुद्रा की पूर्ति में प्राथमिक परिवर्तन, प्राइमरी चेंजेस इन मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति में प्राथमिक प्रसार या संकुचन भुगतान शेष के चालू खाते में आधिक्य या घाटे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जब देश के आयातों से निर्यात अधिक होते हैं तो निर्यातकों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि निर्यातों के बदले में उन्हें भुगतान प्राप्त होते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत अगर निर्यातों से आयात अधिक होते हैं तो आयातकों के पास मुद्रा की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको दूसरे देशों को भुगतान करना होता है। और इससे क्या होता है कि जब उनको भुगतान करना पड़ता है तो जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें कमी हो जाती है। तो ये तो प्राइमरी चेंज हुआ। अब दूसरा है मुद्रा की पूर्ति में द्वितीयक परिवर्तन, सेकेंडरी चेंजेस इन मनी सप्लाई। अल्पकालीन पूंजी चलनों के कारण मुद्रा पूर्ति में जो द्वितीयक परिवर्तन है वो बैंकों के रिजर्व पर प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब देश के आयातों से निर्यात अधिक होते हैं तो इनका भुगतान विदेशी मौद्रिक संस्थाओं द्वारा देश के
केंद्रीय बैंक में किया जाता है, जिससे देशी बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है और इसके आधार पर बैंक अधिक उधार दे सकने की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे कि साख या मुद्रा की पूर्ति में द्वितीयक प्रसार होता है। और अगर इसकी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि निर्यातों से आयात अधिक हो जाए, तो विदेशी बैंकों को अधिक भुगतान करने से देशी बैंकों के रिजर्व में कमी आ जाती है, जिससे इन बैंकों की उधार देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब तीसरा लेते हैं, मुद्रा की पूर्ति में तृतीयक परिवर्तन, यानी कि टर्शरी चेंजेस किस प्रकार होते हैं। तो जब केंद्रीय बैंक के रिजर्वों में वृद्धि होती है और यदि वह बैंकों के विनिमय पत्रों का जो है बट्टा करे, डिस्काउंट करे या खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर दे, तो उससे मुद्रा का प्रसार होता है। और अब वह जो है, यह जो मुद्रा का प्रसार होता है वह अल्पकालीन पूंजी चलनों का जो है टर्शरी चेंज कहलाता है, यानी कि तृतीयक प्रभाव कहलाता है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक की विदेशी जो है लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो रिजर्वों में कमी होती है और वह खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने लगता है, जिससे मुद्रा पूर्ति में जो कमी होती है वह अल्पकालीन पूंजी चलनों का तृतीयक प्रभाव कहलाता है। और जब ये विनिमय दरें अगर परिवर्तनशील है, लोचशील है, तो अल्पकालीन पूंजी चलनों में पर्याप्त जोखिम होती है। और यदि विनिमय जोखिम नहीं उठाई जाती है तो अल्पकालीन पूंजी चलन संभव नहीं हो सकते हैं। अस्थिरताकारी सट्टा के अंतर्गत आयातों के निर्यातों से अधिक होने पर पूंजी का बाह्य प्रवाह होता है, क्योंकि आयातों का भुगतान करना होता है, जिससे केंद्रीय बैंक के रिजर्व में अत्यधिक कमी होती है और मुद्रा की पूर्ति का संकुचन हो जाता है। और इसके विपरीत अगर अस्थिरताकारी सट्टा होने पर आयातों से निर्यात अधिक होते हैं, तो विनिमय दर बढ़ जाती है और ब्याज दर कम हो जाती है, जिससे पूंजी का अंतर प्रवाह होने लगता है और बैंक के रिजर्व में वृद्धि होती है और मुद्रा पूर्ति में प्रसार होता है। तो इसी प्रकार परिवर्तनीय कागजी मुद्रामान में स्थिरताकारी सट्टे द्वारा अल्पकालीन पूंजी गतियाँ हो सकती है, जिससे विनिमय दर को समायोजन सीमा निश्चित की जा सकती है। या अस्थिरकारी जो सट्टा है उससे अल्पकालीन पूंजी चलनों द्वारा विनिमय दर के समायोजन की उच्च सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। तो यह था अल्पकालीन पूंजी चलन। अब हम लेते हैं दीर्घकालीन पूंजी चलन, लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स। दीर्घकालीन पूंजी चलन 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि से अधिक अवधि के उधार पत्रों द्वारा होते हैं। इनमें बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर, स्टॉक, बैंकों द्वारा सावधि कर्जे आदि शामिल होते हैं। ये नई प्रतिभूतियां विशेषकर बॉन्ड प्रवाहित करके या बकाया प्रतिभूतियों में व्यापार द्वारा भी होते हैं। दीर्घकालीन पूंजी चलन निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, यूरोपियन निवेश बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि द्वारा और सरकारों द्वारा स्थापित एजेंसियों के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी चलन का बिंदु खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।